हेलो फ्रेंड्स, मैं जीएस धिंगरा चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि मॉडल्स क्या होते हैं, मॉडल्स का प्रयोग कब और किस स्थिति में अपने करते हैं, विभिन्न मॉडल्स के अर्थ क्या होते हैं, अन्य हेल्पिंग वर्ब्स और मॉडल्स में क्या अंतर होता है। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि इसी तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलते रहें। तो चलिए काम की बात करते हैं। पहले आपको मैं वर्ब्स के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी दे देता हूं। दोस्तों, वर्ब्स को हम दो वर्गों में बांट सकते हैं। एक तो ऑर्डिनरी या रेगुलर वर्ब्स, यानी वे वर्ब्स जिनमें किसी काम का करना या होना प्रकट होता है, जिन्हें हम मेन वर्ब्स के नाम से भी जानते हैं, जैसे प्ले, राइट, रन, सिंग, रिमेंबर, रीड। इस तरह की जो वर्ब्स होती हैं उनको अपने ऑर्डिनरी या रेगुलर वर्ब्स में काउंट करते हैं। इनका जो हिंदी अनुवाद है उसके आखिर में ना आता है, जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, नहाना, धोना। इस तरह की जो वर्ब्स होती हैं वो ऑर्डिनरी या रेगुलर वर्ब्स में काउंट होती हैं अगर उनको इंग्लिश में अपने ट्रांसलेट करते हैं। दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है ऑक्सिलरी वर्ब्स, या इनको अपने हेल्पिंग वर्ब्स के नाम से जानते हैं, यानी ऐसी वर्ब्स जो मेन वर्ब से पहले प्रयोग होती हैं और जो मेन वर्ब के अर्थ को पूर्णता प्रदान करती हैं, इनको अपने ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, इनके दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स और दूसरा होता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। प्राइमरी जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं उनमें बी, डू, हैव इनकी फॉर्म्स आती हैं, जबकि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं उनमें मे, माइट, शुड, मस्ट, विल इस तरह की जो वर्ब्स हैं उनको अपने काउंट करते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स और प्राइमरी जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं उनमें ये डिफरेंस होता है कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स तो केवल अपना अर्थ प्रकट करती हैं और वो मेन वर्ब के साथ में आकर के उसके अर्थ को पूर्णता प्रदान करती हैं, लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होती हैं इनका अपना एक अर्थ होता भी है और इसके अलावा ये किसी विशेष प्रकार के मूड को या किसी विशेष प्रकार की मनोदशा को, मनोस्थिति को, मिजाज को प्रकट करती हैं, इसलिए इनको मॉडल कहा जाता है। मॉडल का संबंध कहीं न कहीं मूड से होता है। अब बात करते हैं उन मॉडल्स की जिनका प्रयोग मोस्ट कॉमनली इंग्लिश में किया जाता है। वे मॉडल्स हैं कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, मस्ट, मस्ट नॉट, ought to, used to, dare not, need not। इस तरह के जो मॉडल्स हैं इनका एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत महत्व है और स्पोकन इंग्लिश के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंस है। तो आज अपने इन मॉडल्स के बारे में चर्चा करेंगे। अब अपने देखते हैं शैल का यूज अपने कब कब करते हैं, कहां करते हैं। शैल का और विल का यूज जो है वो गागेगी के अर्थ में फ्यूचर टेंस में किया जाता है, मेन वर्ब से पहले किया जाता है। और शैल का यूज मोस्टली अपने आईवी के साथ करते हैं फ्यूचर टेंस में, और विल का यूज अपने आईवी के अलावा बाकी जो सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ करते हैं। लेकिन यहाँ पर अपने बात अकेले शैल की करते हैं, तो शैल का मोस्टली यूज आईवी के साथ फ्यूचर टेंस में किया जाता है। इसके अलावा अगर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं और सजेशन या प्रपोजल की बात होती है, यानी सुझाव की बात या प्रस्ताव की बात होती है, तब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में अपने आईवी के साथ में शैल का यूज करते हैं। लेकिन जो प्रयोग एग्जाम की दृष्टि से या प्रैक्टिकल की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो ये है कि शैल का प्रयोग कई बार अपने आईवी के अलावा जो सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ करते हैं। तो वो कब करते हैं, यानी यू, ही, शी, इट, दे या किसी भी नाउन के साथ भी अपने कई बार शैल का यूज होता है, वो कब करते हैं। तो वो जानने के लिए मैं आपको बता दूं कि शैल का यूज प्रोमिस को एक्सप्रेस करने के लिए, यानी किसी प्रकार के वादे को प्रकट करने के लिए, थ्रेट यानी धमकी प्रकट करने के लिए, डिटर्मिनेशन यानी कि दृढ़ निश्चय को प्रकट करने के लिए, इंस्ट्रक्शन यानी किसी प्रकार के निर्देश को प्रकट करने के लिए, विलिंगनेस यानी कि प्रबल इच्छा को प्रकट करने के लिए, इंटेंशन यानी कि इरादा प्रकट करने के लिए करते हैं। वो भी यू के साथ में, ही के साथ में, शी के साथ में, इट के साथ में, दे के साथ में या फिर किसी नाउन के साथ में। मोस्टली इनके साथ में विल का प्रयोग होता है, लेकिन अगर वादा, धमकी, संकल्प, इरादा, दृढ़ निश्चय, प्रबल इच्छा इस प्रकार की भावना प्रकट होती है वाक्य में, तब अपने इनके साथ में शैल का प्रयोग करते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू अपने इस बात को समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है एवरी स्टूडेंट शैल रीच स्कूल बाय 7 AM ऑन द रिपब्लिक डे। प्रत्येक विद्यार्थी जो है वो
रिपब्लिक डे के दिन यानी गणतंत्र दिवस के दिन सुबह 7 बजे स्कूल पहुंच जाएगा। यह इंस्ट्रक्शन है किसी टीचर के द्वारा या किसी भी संस्था के व्यक्ति के द्वारा दिया गया। ये बात आपको माइंड में रखनी है कि जब किसी प्रकार का इंस्ट्रक्शन हो तब अपने यू, ही, शी, इट, दे या किसी भी नाउन के साथ में शैल का प्रयोग अपने कर सकते हैं अगर भविष्य की बात हो। दूसरा एग्जांपल है योर फादर शैल बाय यू ए न्यू मोबाइल सेट ऑन योर बर्थडे। सेड शी, उसने कहा, मतलब तुम्हारे पापा तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन पर एक नया मोबाइल सेट दिलाएंगे। उसने कहा यानी किसी स्त्री ने कहा, यानी वो मदर उसने कहा। तो ये एक प्रकार का वादा है और वादा जब किया जाता है तब अपने शैल विल का उल्टा प्रयोग करते हैं, यानी कि जहां पर शैल आना चाहिए वहां पर विल का प्रयोग करते हैं, जहां विल आना चाहिए वहां पर शैल का प्रयोग करते हैं। योर फादर के साथ सामान्य स्थिति में तो अपने विल का प्रयोग करते, लेकिन क्योंकि वादा किया जा रहा है इसलिए अपने यहाँ पर शैल का प्रयोग करेंगे। तीसरा एग्जांपल है शैल वी गो ऑन ए पिकनिक टुमारो, क्या कल हम पिकनिक पर चलें। तो अगर भविष्य के बारे में कोई सुझाव या प्रस्ताव रखा जाता है तब अपने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आई वी के साथ में शैल का यूज करते हैं। मोस्टली वी का यूज होता है ऐसे वाक्यों में और हम वी के साथ फिर शैल का यूज करते हैं और वाक्य इंटरोगेटिव होता है और मेन वर्ब के रूप में हमेशा मॉडल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। फोर्थ सेंटेंस है दे शैल प्ले ए फ्रेंडली मैच नेक्स्ट संडे, मतलब वे अगले रविवार को एक मैत्री मैच खेलेंगे, दोस्ताना मैच खेलेंगे। तो पक्का खेलेंगे इस तरह का भाव प्रकट हो रहा है क्योंकि दे के साथ शैल का प्रयोग किया गया है। जब डिटर्मिनेशन हो, दृढ़ निश्चय हो, पक्के तौर पर कोई बात कही जाए तब अपने दे के साथ में शैल का प्रयोग करेंगे। अब अपने विल का प्रयोग देखते हैं कि कब और कहां करते हैं। तो विल का यूज जो है वो यू, ही, शी, इट या दे के साथ में या किसी भी नाउन के साथ अपने करते हैं फ्यूचर टेंस के अंदर। इसके अलावा अपने फ्यूचर टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में विल का यूज इनके साथ में रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करने के लिए भी करते हैं और ऐसा वाक्य जो होता है वो मोस्टली इंटरोगेटिव होता है। लेकिन विशेष परिस्थितियों में अपने धमकी, इरादा, प्रबल इच्छा, चेतावनी, चुनौती, इस प्रकार का भाव अगर वाक्य में प्रकट होता है तब अपने क्या है आई वी के साथ विल का यूज करते हैं। तो सामान्य स्थिति तो आप जानते हैं लेकिन विशेष स्थिति को आपको जानना है कि जब वाक्य में प्रॉमिस हो, थ्रीट हो, डिटर्मिनेशन हो, विलिंगनेस हो, वार्निंग हो, चैलेंज हो, इंटेंशन हो, ऐसी स्थिति को प्रकट करने के लिए आई वी के साथ विल का यूज करते हैं। एग्जाम्पल अपने देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है विल यू हेल्प मी, क्या आप मेरी सहायता करेंगे। यह एक प्रकार की रिक्वेस्ट है और रिक्वेस्ट एक्सप्रेस करने के लिए विल का यूज करते हैं यू, ही, शी, इट, दे या फिर किसी भी नाउन के साथ में। और ऐसा वाक्य मोस्टली इंटरोगेटिव होता है और सब्जेक्ट से पहले अपने विल का यूज करेंगे और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज मोस्टली होता है। दूसरा एग्जांपल है आई विल किल यू, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इसका मतलब है कि ये धमकी दी जा रही है और अगर वाक्य में धमकी हो, थ्रेट हो, आई के साथ में और वी के साथ में विल का यूज करते हैं और फिर अपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तीसरा एग्जांपल है आई विल बाय यू ए बाइक ऑन योर बर्थडे, मैं तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें एक बाइक खरीद कर दूंगा। तो ये वादा किया जा रहा है, प्रॉमिस किया जा रहा है। अगर वाक्य में प्रॉमिस प्रकट होता हो, वादा प्रकट होता हो, तब अपने आई वी के साथ में विल का यूज करते हैं और बाकी पैटर्न आपको पता ही है कि विल के बाद में अपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। फोर्थ जो एग्जांपल है वो है वी विल विन दिस मैच, हम इस मैच को जीतेंगे। तो विल लगाने का मतलब है कि निश्चित तौर पर जीतेंगे, पक्का जीतेंगे, यानी कि बोलने वाले का इसमें डिटर्मिनेशन है, पक्का इरादा है, दृढ़ निश्चय है। तो अगर वाक्य में दृढ़ निश्चय प्रकट हो, इरादा प्रकट हो, पक्के तौर पर कोई बात कही जाए तब अपने आई वी के साथ में विल का यूज करेंगे अगर बात भविष्य की होती है। फिफ्थ सेंटेंस है आई विल बाय ए कार नेक्स्ट मंथ, मैं अगले महीने एक कार खरीदूंगा। तो यह एक प्रकार की प्रबल इच्छा प्रकट की जा रही है बोलने वाले के द्वारा, यानी एक तरह का इंटेंशन प्रकट किया जा रहा है, इरादा प्रकट किया जा रहा है। और वाक्य में अगर इरादा या विलिंगनेस प्रकट होती है तब अपने आई वी के साथ में विल का यूज करते हैं और बाकी मॉडल्स की तरह उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का
यूज करते हैं। अब अपने देखते हैं कि वुड का प्रयोग अपने कब और कहां करते हैं। तो वुड का यूज करते हैं एक तो विल की पास्ट फॉर्म के रूप में, यानी अगर वाक्य पास्ट में दिया हो या वाक्य में पास्ट का कोई संकेत आया हो और वहां पर अगर विल का प्रयोग होना हो तो अपने वहां पर विल का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि वुड का यूज करेंगे। कहने का मतलब अगर बात भविष्य की होगी तो अपने ऐसे वाक्यों में वुड का यूज करेंगे। और इसके अलावा बात चाहे प्रेजेंट की हो, वर्तमान की हो, अगर अपने को पोलाइट रिक्वेस्ट एक्सप्रेस करनी हो तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होंगे वो इंटेरोगेटिव होंगे और इस प्रकार के सेंटेंसेस में अपने वाक्य के शुरू में वुड का यूज करेंगे। आपको मैंने कुड का यूज बताया ही था। पोलाइट रिक्वेस्ट के मामले में कुड और वुड के प्रयोग में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आप कुड का यूज भी कर सकते हैं और वुड का यूज भी कर सकते हैं। इसके अलावा वुड का यूज जो है वो पास्ट रूटीन के लिए भी किया जाता है। अगर पास्ट का रूटीन बताना हो तब अपने वुड का यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू अपने ज्यादा इस बात को समझेंगे। पहला एग्जाम्पल है द किंग वुड गो टू ए टेम्पल एंड से हिज प्रेयर एवरी डे। मतलब राजा प्रतिदिन मंदिर जाता था और अपनी प्रार्थना किया करता था। तो ये पास्ट रूटीन की बात हो रही है, यानी राजा का ये रूटीन था, दिनचर्या थी कि वो ऐसा रोज किया करता था। जब पास्ट की किसी रूटीन की या दैनिक क्रिया की बात होती है तो ऐसे वाक्यों में अपने वुड का यूज करते हैं। दूसरा एग्जांपल है वुड यू माइंड माई स्मोकिंग हियर। क्या आपको मेरे यहाँ धूम्रपान करने से ऐतराज है। तो अगर इस प्रकार का सेंटेंस होता है जिसमें किसी प्रकार की पोलाइट रिक्वेस्ट प्रकट होती है, यानी पूछने वाला निवेदन पूर्वक पूछ रहा है कि क्या आपको इससे कोई ऐतराज है क्या। तो अगर इस प्रकार से रिक्वेस्ट की जाती है, पोलाइटली रिक्वेस्ट की जाती है, तो ऐसे वाक्यों में अपने वुड का यूज करेंगे। और ऐसे वाक्य मोस्टली इंटरोगेटिव होते हैं और सब्जेक्ट से पहले अपने वुड का यूज करते हैं, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ऐसे वाक्यों में अपने कुड का भी यूज करते हैं, लेकिन कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जैसे ये वुड यू माइंड माई स्मोकिंग हियर, तो ऐसे वाक्यों में अपने कुड का यूज नहीं कर सकते, इसमें वुड का यूज होगा। कुड का यूज प्राय ऐसे वाक्यों में करते हैं जब सामने वाले से कोई काम करने के लिए अपने कहते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है he told me that he would help me in danger। उसने मुझे बताया कि वह खतरे में मेरी सहायता करेगा। इसमें अपने विल की पास्ट फॉर्म के रूप में वुड का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि वाक्य पास्ट में चल रहा है। वैसे तो ये बात फ्यूचर की बता रहा है भी खतरे में, यानी जब खतरा आएगा तब वो सहायता करेगा। अगर ये आगे he told me ना दिया होता तब अपने इसमें विल का यूज कर सकते थे, लेकिन आगे जो सेंटेंस शुरू हो रहा है उसमें बताया गया है he told me। तो he told me जो है ये पास्ट में है और अगर जुड़ा हुआ वाक्य पास्ट में होता है तो ऐसे वाक्यों में अपने विल की बजाय वुड का यूज करते हैं। और फोर्थ सेंटेंस है वुड यू प्लीज लैंड मी 100 रुपीज। क्या कृपया आप मुझे 100 रुपए उधार देंगे। तो ये भी निवेदन पूर्वक पूछा जा रहा है। जब निवेदन पूर्वक अपने किसी से पूछते हैं तब अपने वुड का यूज करते हैं। ऐसे वाक्य में कुड का यूज भी अपने कर सकते हैं। कुड यू प्लीज लैंड मी 100 रुपीज। इसमें कुड का यूज भी कर दो, गलत नहीं है, लेकिन दूसरा जो सेंटेंस था उसमें अपने कुड का यूज नहीं कर सकते, उसमें वुड का यूज होगा। जब सामने वाले को कुछ करने के लिए कहा जाए तब अपने कुड का यूज कर सकते हैं। अब अपने देखेंगे कि शुड का प्रयोग अपने कब और किस परिस्थिति में करते हैं। शुड का मतलब होता है चाहिए। शुड का यूज अपने करते हैं एडवाइस प्रकट करने के लिए, यानी सलाह प्रकट करने के लिए, सजेशन के लिए यानी सुझाव के लिए, मोरल ड्यूटी यानी कि नैतिक कर्तव्य के लिए, मोरल ऑब्लिगेशन मतलब नैतिक जिम्मेदारी प्रकट करने के लिए। तो अगर वाक्य में किसी को सलाह दी जा रही है, सुझाव दिया जा रहा है या नैतिक कर्तव्य का बोध कराया जा रहा है या फिर नैतिक जिम्मेदारी की बात हो रही है तो ऐसे वाक्यों में अपने शुड का यूज करेंगे। शैल की पास्ट फॉर्म के रूप में आजकल शुड का यूज नहीं होता है, उसकी बजाय वुड का ही यूज होता है। तो यहाँ पर अपने शुड का अर्थ जब चाहिए होता है उस प्रयोग की बात कर रहे हैं। पहला एग्जाम्पल यू शुड वर्क हार्ड टू गेट गुड मार्क्स, मतलब तुम्हें अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए। ये एडवाइस है यानी कि सलाह है, और अगर सलाह देनी हो तो अपने फिर शुड का यूज करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है यू शुड गो देयर बाय बस, तुम्हें वहां बस से जाना चाहिए।
ये सजेशन है यानी कि सुझाव है। सुझाव अपने तब देते हैं जब सामने वाला किसी उलझन में होता है, दो नावों पे सवार होता है, ये करूं वो करूं इस स्थिति में होता है, तब अपने फिर शुड का यूज करते हैं। तो सजेशन हो या एडवाइस हो, अपने शुड का यूज करना है। इसमें सुझाव ये दिया जा रहा है कि यू शुड गो देयर बाय बस, तुम्हें वहां बस से जाना चाहिए। तीसरा एग्जांपल है वी शुड रेस्पेक्ट अवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, ये हमारा एक कर्तव्य बनता है, मोरल ड्यूटी बनती है। तो अगर किसी को मोरल ड्यूटी का एहसास दिलाना हो, उसके बारे में बात की जा रही हो, मोरल ड्यूटी के बारे में कहा जा रहा हो, बताया जा रहा हो, ऐसा करना चाहिए, तब अपने फिर शुड का यूज करेंगे। और फोर्थ सेंटेंस है वी शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो ये हमारी मोरल ड्यूटी मान लो या मोरल ऑब्लिगेशन मान लो, नैतिक जिम्मेदारी मान लो, ऐसा हमें करना चाहिए। तो जो काम करना चाहिए वो करें या ना करें वो हमारी मर्जी है, लेकिन अगर करना चाहिए इस तरह का वाक्य में एहसास दिलाया जाए, ऐसे वाक्यों में अपने फिर शुड का यूज करेंगे। फिफ्थ सेंटेंस है शुड वी वॉच ए मूवी नाउ, क्या अब हम एक फिल्म देखें? तो ये एक सुझाव है या इसको प्रस्ताव भी कह सकते हैं आप, प्रपोजल भी कह सकते हैं। तो अगर कोई सुझाव दिया जाए या प्रस्ताव रखा जाए तो ऐसे वाक्यों में अपने शुड का यूज कर सकते हैं। हालांकि शैल का यूज भी होता है, लेकिन शैल वाले वाक्यों में मोस्टली टाइम दिया होता है आगे का, लेकिन शुड वाले वाक्यों में टाइम देना जरूरी नहीं होता। अब अपने देखते हैं कि ought to का यूज अपने कब और कहां करते हैं। ought to का मतलब भी चाहिए ही होता है, और ought to का प्रयोग भी अपने उन स्थितियों में करते हैं जिनमें शुड का प्रयोग करते हैं, यानी एडवाइस को प्रकट करने के लिए, सलाह देने के लिए, सजेशन यानी सुझाव के लिए, मोरल ड्यूटी यानी नैतिक कर्तव्य बताने के लिए, मोरल ऑब्लिगेशन यानी कि नैतिक जिम्मेदारी को प्रकट करने के लिए, इन्हीं सभी बातों के लिए अपने ought to का यूज भी कर सकते हैं। और ought to और शुड में कोई डिफरेंस नहीं होता है। ought to का यूज वहां अपने कर सकते हैं जहां पर शुड का यूज करते हैं। दोनों में डिफरेंस इतना सा होता है कि ought के साथ हमेशा to आता है, जबकि शुड के साथ to नहीं आता है। और अगर एग्जाम में ऐसे वाक्य दिए होंगे आपको, तो फिर खाली जगह के बाद अगर to दिया हो, ब्लैंक के बाद अगर to दिया हो, तो आप उसमें और भरेंगे, और अगर ब्लैंक के बाद टू ना दिया तो आप उसमें शुड भरेंगे। और टू और शुड का ऑप्शन कभी साथ नहीं दिया जाएगा, जिससे कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए, ऐसी स्थिति कभी नहीं दी जाएगी। ought के बाद में टू दिया जाएगा ब्लैंक के बाद में, और शुड के बाद टू नहीं दिया जाएगा। तो एग्जाम्पल के थ्रू अपने इस बात को समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है यू ought to get up early in the morning, तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए, ये एडवाइस है, तो इसमें अपने ought to का यूज कर सकते हैं, इसमें अपने शुड का भी यूज कर सकते हैं, दोनों का यूज इसमें संभव है। दूसरा एग्जाम्पल है यू ought to hire a taxi, तुम्हें एक टैक्सी किराए पर लेनी चाहिए, इसमें भी अपने ought to का यूज भी सही है और शुड का यूज भी सही है। अब आपको अगर एग्जाम में ब्लैंक के रूप में दे दिया जाए तो ब्लैंक के बाद टू होने पर आप ought भर देना, और अगर टू ना दिया हो तो शुड भर सकते हो। तीसरा एग्जाम्पल है वी ought to obey our parents, हमें अपने पेरेंट्स की आज्ञा का पालन करना चाहिए, ये हमारी मोरल ड्यूटी है। तो मोरल ड्यूटी एक्सप्रेस करने के लिए भी अपने ought to का यूज करते हैं। फोर्थ सेंटेंस है वी ought to help the needy, हमें जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए, ये हमारा मोरल ऑब्लिगेशन है यानी नैतिक जिम्मेदारी है। नैतिक जिम्मेदारी को प्रकट करने के लिए भी अपने ought to का यूज करते हैं जैसे शुड का यूज करते हैं। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ought to का यूज भी संभव है और शुड का यूज भी ऐसे वाक्यों में संभव है। तो स्टूडेंट्स आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आज मैंने जिन मॉडल्स के बारे में आपको बताया उनका प्रयोग करना आपको अच्छे से आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अपने टाइम की वैल्यू मिली हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट मॉडल्स के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।